वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। जल, जंगल और जमीन पर आज की चर्चा है। दिन प्रतिदिन नदियों के जलों का दोहन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। नदियों में खनन करके धाराओं को रोक दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी और मानवों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो चाहे हैदराबाद की घटना हो या फिर उत्तराखंड की, जंगलों को काट काट कर उजाड़ा जा रहा है। दरअसल हैदराबाद में बढ़ते निर्माण और अतिक्रमण के कारण एक बार फिर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण को लेकर चिंता जगी है। जहां शहरों में अव्यवस्थित निर्माण के कारण नदियों, जल स्रोतों और हरे भरे इलाकों पर गंभीर असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण ये स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आज खास इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मानव ऐसा विकास चाहता है जिसमें उसी को तकलीफ हो, पर्यावरण का नुकसान हो। आखिर इसका क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर भी आज बहस होगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको मिलवाती हूँ। डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी, पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रिलोक चंद जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ईला स्मेडा शेख, पर्यावरण संरक्षणवादी हैं, वो जुड़ गए हैं। ईला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ धीरज मोहन बनर्जी, भूवैज्ञानिक है, वो जुड़ गए हैं। धीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ करती हूँ ईला जी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका कोई सल्यूशन है या किस तरीके से मानव ये समझे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ना कि ऐसे डेवलपमेंट से जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो? जी, हमें बस अगर कानून की तरफ देखना हो तो वहाँ पे ऑलरेडी सारी नियमित तौर से ये लॉज हैं कि अगर जनसंख्या इतनी है तो उनके लिए इतनी पेड़ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में ये इलीगल है, जो भी हो रहा है एकदम इलीगल है, बेकानूनी है। अगर हमारे सारे जो देश के नागरिक हैं उनको पता होना चाहिए कि ये इलीगल है, और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, सभी लोगों ने इस पर बहुत अपनी आवाज ऊंची करनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये सब जगह हो रहा है और हमें अपनी देश को रेगिस्तान बनाने से कौन रोकेगा? हम ही अपने आप को रोक सकते हैं। हम में से कोई ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट टेंडर्स के पीछे भाग रहे हैं या जो भी है, तो यहाँ पे करप्शन का भी एक मुद्दा है जिसको देखना पड़ेगा। पर जब तक यहाँ पर इस देश में लैंड को लेके इतना ज्यादा फाइनेंशियल गेन होता है, जब इसमें इतना लाभ मिलता है, तो ये जंगल कटेंगे। तो अगर देश का वोटर ही नहीं कुछ कर रहा है इसके लिए, तो पॉलिटिशियंस विल टेक एडवांटेज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये वाकई सोचने का विषय है और बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय भी है। त्रिलोक चंद जी, आपके पास आ रही हूँ। ये जल, जंगल, जमीन जो है, कैसे बचाएं हम इसको, और कितना ज्यादा खतरनाक इस समय हमारे सामने पर्यावरण है जिसे बचाने की जरूरत है? नमस्कार, जय मेर पहाड़ उत्तराखंड। वर्तमान हालात को अगर हम देखते हैं तो निश्चित तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से जलवायु में परिवर्तन आ रहा है वो कहीं ना कहीं घातक है। और जिस तरीके से पेड़ पौधों का दोहन किया जा रहा है, जंगलों को काटकर जो है कि उसमें शहर बसाए जा रहे हैं और उन शहरों को बिल्कुल कंक्रीट के ईंटों में तब्दील किया जा रहा है, जिससे हमारे जंगल तो खत्म हो ही रहे हैं। जंगल के साथ साथ हमारे जल की भी आपूर्ति में कमी आ रही है, क्योंकि बारिश का पानी आया करता था, पानी के आने के साथ साथ धीरे धीरे वो पानी क्या होता था, जमीन के अंदर धंसा करता था और भूमि का जल का भंडार बना किया करता था। लेकिन क्या कर रहे हैं कि आज हमने जो है कि ये तमाम चीजें क्या करते हैं, बिल्कुल लैंटरों में पैक कर दिए हैं और वो पानी भूमिगत नहीं हो पा रहा। तो कहाँ से जो है कि हमें पानी मिलेगा? हमने जो हैंडपंप लगाए हुए हैं और उन हैंडपंपों के माध्यम से हम लगातार पानी ले रहे हैं, पानी धरती के अंदर जा नहीं रहा है, पानी का जल स्रोतों को हम रोक नहीं रहे हैं। पानी जो ऊपर से आ रहा है, पानी बारिश का पानी है, उसके लिए कोई हमारे ऐसे संसाधन जुड़े नहीं है कि जो लगातार जो है कि भूमि के अंदर का चला जाए। अधिकतर भूमि को देख रहे हैं हम तो वो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। बंजर भूमि में पानी, जब बारिश का पानी आता है, वो सीधे बह करके नदियों के रास्ते समंदर में चला जाता है। अगर ये जब खेत खलियान अगर आबाद किए जाते तो निश्चित तरीके से भूमि का तो वो जल जाते। आज देख रहे कि हालात का लगातार विकास के नाम पे जो दोहन किया जा रहा पेड़ पौधों का, उससे पता है कि कितना नुकसान हो रहा है। हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य बिल्कुल संकटग्रस्त होगा।
इस तरीके की व्यवस्थाएं चलते रही, जीव जंतु पशु पक्षियां जो है कि बिल्कुल बेघर हो रहे हैं। आज पहले हमारे घर गांव में, तो गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं, मैंने गांव की हर चीजें देखी हुई है। गांव में हमारे यहाँ कहते थे कि बाघ आएगा भाई जंगलों में, तुम बाहर मत जाओ। आज स्थिति ये हो गई कि बाघ जो है कि शहरों की ओर आ रहा है, शहर में बाघ आने लगा। कारण क्या है? क्योंकि हमने शहर में जो है कि वो जो हमारे बाघ के घर हुआ करते थे, जंगली जानवरों के घर हुआ करते, उसको जो है कि अतिक्रमण कर लिया, उसमें अपने घर बना लिए, और तो निश्चित तरीके वो हमसे हानि नहीं कर रहे। तो क्या क्या आज जो वन्य जीव संघर्ष मानव के साथ किया जा रहा, उसके दोषी प्रकृति नहीं है, उसका दोषी मनुष्य है, मानव है। बिल्कुल उस पर जो है कि रोक लगनी चाहिए। दूसरा मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो रोटी कपड़ा और मकान की बात हम करते हैं, तो उससे पहले जल आना चाहिए। जल नहीं होगा तो रोटी कपड़ा मकान से क्या करके, पानी नहीं होगा हमारे पास, जीने के लिए सहारा नहीं होगा, तो निश्चित तरीके से जो कि हाहाकार मचेगी। तो देश और विकास हो, विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ हम किसी के घरों का अतिक्रमण ना करें, किसी के घरों का दोहन ना करें। कोई हमारे घरों को तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा? और आज हम विकास के नाम पर उन जीव जंतु के घरों को नुकसान पहुंचा रहे, तोड़ रहे हैं, अपने आवास के लिए बचा रहे हैं। इसके लिए पूरा जन आंदोलन आना चाहिए, और इसके लिए इस तरीके के आने सरकारों को चेताना चाहिए इसको। क्योंकि सरकार अगर ऐसी रूपरेखा बना देती जिससे मानव भी सुरक्षित रहे, जीव जंतु भी सुरक्षित है, पेड़ पौधे भी सुरक्षित है, तो आज जो है हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की जैसे स्थिति क्यों आती? क्या कारण था? कोरोना ने लोगों को सिखा दिया कि पेड़ का महत्व कितना है, पेड़ मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी हम समझ नहीं रहे। क्या मानव नहीं समझ रहा है या सरकार नहीं समझ रही? ये कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और जिस दिन इस प्रकार के कम्युनिकेशन बनेंगे, निश्चित तरीके से जो कि हमारे जल भी बचेंगे, जंगल भी बचेंगे, हमारे जीव जंतु भी बचेंगे, और आने वाले का पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, केवल आम जनमानस की ही जागरूकता काफी नहीं है, सरकारों को भी इस दिशा में सोचने की जरूरत है। आपके पास आ रही हूँ धीरज मोहन बनर्जी जी, क्या समस्या इस वक्त आप समझते हैं कि सबसे बड़ी होती हुई सामने आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं, इतनी हम लोग आपदाओं से जूझे हैं, बावजूद इसके हम लोग उससे सीख नहीं ले पा रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं हम लोग सब, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो सबको पता है। जी सबको पता है, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं कि पानी रोकना, पानी की संवेद होना चाहिए, जंगल बचना चाहिए, और सरकार को भी सतर्क होना चाहिए। आज मेरा ख्याल, आज 50 साल से हम लोग कहते हैं सरकार को इस पर दिलचस्पी लेनी चाहिए। अब कैसे करेंगे आप? दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1,500 पेड़ काटने के लिए परमिशन दे दी। तो आप बताइए, तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है वो पेड़ काटने के लिए परमिशन दे देता है, तो फिर आप किसको कहेंगे? इसी तरह से चीफ मिनिस्टर लोग कहते हैं कि जंगल काटो, तो जंगल काटने के लिए जब उन्होंने परमिशन दे दी तो जंगल कटेंगे ही। अच्छा, और जंगल में लोगों को भी पैसे मिलते हैं, तो लोग खूब जमीन खरीदने बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी चीज जरूरत है वो, मैं हमेशा प्रोफेसर रहा हूँ इंडस्ट्री में, 60 साल की मेरी ड्यूटी है, तो मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि लोगों को इसको सिखाओ, लोगों को जागरूक करो, लोगों को पढ़ाओ। पढ़ाने के काम जब तक जो लोकल आदमी, वो चिपको मूवमेंट की तरह जो गढ़वाल में हुई थी एक बार, तो उसके उस तरह का काम करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ नहीं फायदा है। न वहाँ कलेक्टर कुछ करेगा, न डिप्टी कमिश्नर कुछ करेगा, न चीफ मिनिस्टर कुछ करेगा। वो पैसे के जोर से जो चाहे वो अपना जमीन खरीदते रहेंगे और बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते रहेंगे। और ये हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये आज से नहीं कर रहे हैं। आज से मेरा ख्याल, मैं तो जब से कम से कम 30 साल से तो मैं टीवी में आता हूँ, 30 साल पहले भी यही बात कहता है, वही आज फिर वही कह रहा हूँ। तो इसलिए लोकली लोगों को कराइए, उनको जागरूक करिए, और उनसे कहिए कि आप आइए, लिपट जाइए पेड़ों के ऊपर, काटने नहीं देंगे, जमीन को हम नहीं खोदने देंगे, हम इस जमीन को इसको बेचने नहीं देंगे, तभी काम होगा। इसके अलावा सरकारी लेवल के ऊपर कोई काम नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल मेरे अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए हैदराबाद में जो कुछ हुआ, वहां पर छात्रों ने विरोध करने का भी प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा कि किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, ये मामला जब इतना ज्यादा बढ़ गया। तो इला जी, आपके पास आ रही हूँ, कितना जो आपको लगता है योगदान देने की जरूरत है सरकारों को भी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज धीरज जी ने कही है कि सरकारों की तरफ से परमिशन दी जा रही है। जब वो परमिशन दे रहे हैं कि आप जंगल काट लीजिए, तो तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो कैसे उसको संरक्षित किया जाए? जी, ये बिल्कुल सही बात कही है कि जब तक हम नागरिक
को नहीं जगाएंगे, हम लोग अपने अंदर वो एक्टिविस्ट नहीं जगाएंगे, तब तक सरकार तो करती रहेगी। बिकॉज जिस तरह से सरकार के अंदर इतने सारे लोग बिजनेसमैन हैं, राइट, वो उनको नहीं देखना है कि आगे 40 साल में यहाँ पे रेगिस्तान बन जाएगा, कि यहाँ पे लोगों के पास, ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा है कि जल नहीं रहेगा तो आप घर कपड़ा मकान का क्या करोगे, राइट। और हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तेजी से, हम सभी ने ये सारी 3 स्टेप्स उठानी है। एक तो हमने अपनी संख्या कम करनी पड़ेगी जी। सब लोग, अगर हम बर्थ कंट्रोल यूज नहीं करेंगे और हम पूरे देश को, अब देखिए हमारी जो है संख्या 2 बिलियन तक पहुंच रही है, राइट। सो ये हमें करना पड़ेगा। एक तो जितना हो सके फैमिली प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, नहीं तो घर बनते रहेंगे, पेड़ कटते रहेंगे। सेकंड, जॉब्स, गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करना है, तभी ये आईटी पार्क्स वहां पे बन रहे हैं। अगर इतनी संख्या नहीं होगी तो फिर आईटी पार्क से क्या करेंगे, राइट। और सेकंड थिंग इज कि एवरीवन शुड टेक एटलीस्ट, आप अपने लाइफ में एक हफ्ते में अगर 2 घंटा भी निकालेंगे और अपने आसपास देखें कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आपकी सड़कें टूटी हैं तो ठीक है, आप नोटिस करते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी चल रही है उसके ऊपर, बट अगर आपका हवा और पानी पर नुकसान हो रहा है तो फिर आपने इस पर तो कदम उठाना चाहिए। और ये एक डेमोक्रेसी है तो हमारा पूरा हक बनता है इस पे। और अगर सब चुप बैठेंगे तो फिर हम देखेंगे, फिर मृत्यु होगी, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी। सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो जहाज पकड़ के किसी दूसरे देश में चले जाएं। तो ये तो एक भयानक समस्या है कि अगले 50 पाया जाएगा। ये सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 में हरियाणा जैसी जगह में पानी बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। अभी ऑलरेडी उसमें इतना आर्सेनिक है क्योंकि इतना नीचे गहराई तक बोरिंग हो रही है। तो जो भी अभी नागरिक हमें देख रहे हैं, आप प्लीज अपने आप को जगाइए, क्योंकि अगर हम लोग नहीं जगेंगे तो हमारा कोई नहीं देखेगा। हमारा आगे पीछे क्या होने वाला है सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी है। सो फाइट, आप लड़िए, नहीं तो अगले पीढ़ी में हमें दिखने को मिलेगा कि हमने क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए था। बिल्कुल। और देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है कि इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, तो वही वाली स्थिति मत बनाइए अपने लिए। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होना चाहिए, लेकिन उस पर इतने ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में हमें आसानी चाहिए कि आसानी से हमें मिल जाए। ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर समझ में आता है। आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर त्रिलोक चंद जी, क्योंकि उत्तराखंड कहीं ना कहीं प्रकृति की जो खूबसूरती है वहाँ पर, उसे ही देखने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसी को उजाड़ा जा रहा है। तो कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की कमाई ही ऐसे हो रही है, पर्यटन से हो रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं उन्नति जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि देवभूमि मेरा पहाड़ उत्तराखंड दुनिया का वह राज्य होगा जिसने एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। आज दुनिया चिपको आंदोलन के लिए इसलिए जानती है, मैं उस जनपद का रहने वाला हूं, मैं चमोली जनपद का रहने वाला हूं। हमने बचपन से वो चीजें देखी हुई है। उस समय जो है कि 1973 की बात अगर गांव की महिला थी, बिल्कुल पेड़ पौधों के बारे में नहीं जानते थे, महिलाओं की आवाजें दबाई जाती थी, महिलाएं कुछ कह नहीं सकती थी। ऐसे स्थिति में जो है कि गौरा देवी ने जो है कि वनों के दोहन करने के लिए अपने आप को आगे आई थी और चिपक गई थे पौधों पे। वो अनपढ़ जमाने के लोग थे, वो उस समय उतना पढ़ा लिखा उतना समाज नहीं था हमारा, लेकिन आज तो पढ़ा लिखा समाज है ना। आज भला बुरा क्या होगा वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा कल का भविष्य क्या है उस समय की महिला नहीं जानते थे, क्योंकि हम जानते हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, पहाड़ में रहने वाला, हमारे जीवन पहाड़ों की जैसे जर्जर भूमि की जैसे रहती है, पहाड़ों की जैसे उतार चढ़ाव हम लोगों की जिंदगी में आते रहते हैं। इसलिए हम विकास की बात भी करते हैं कि कब तक जो कि मरीज जो कि डंडी में बो करके हॉस्पिटलों तक जाएगा, इसलिए विकास। लेकिन विकास के नाम पर यह भी नहीं कि पेड़ों का दोहन किया। जब भी जो है कि पेड़ काटने के बगैर उत्तराखंड सबसे पहले आगे आया। आपने अभी सुना होगा जो उत्तराखंड में आया था 7 मोड़ के सामने, चिपको आंदोलन 2 की शुरुआत होने लग गई है यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके से वनों का दोहन होगा तो निश्चित तरीके से जो है कि यहाँ पहाड़ का तो हर जन जन जागेगा। हम लोगों के पास जल जंगल के सिवा और क्या है? जमीन भी हमारी तो जमीन रुखड़ होगी, बंजर हो चुकी है।
लेकिन जल और जंगल बचा हुआ है हमारा, वो जो दुनिया को लेकर ऑक्सीजन रूप के भंडार के रूप में आज पर्वतीय अंचलों का है, तो हमारा उत्तराखंड का नाम गिना जाता है उसमें। हमने सरकार को चेताया है, हमने कहा देखिए आप विकास करिए, लेकिन विकास के साथ दोहन मत करिएगा आप। आज नई नई तकनीकें आ चुकी है, अगर कहीं पर आप एलिमेंट्स जो रोड से होते हैं, आप फ्लाईओवर के माध्यम से सड़कें बनाइए जिससे पेड़ पौधों की हानि ना हो। आज जो है कि सुरंगों के माध्यम से सड़कें बनाई जा रही हैं जिससे जो है कि सुरंगों के माध्यम से पेड़ पौधों का नुकसान हो। ऐसे अपनाए ना, ऐसे विधि अपनाए ना आप। और इसमें जो आंदोलन करने के लिए प्रेरित करता है वो सरकार करती है। अगर सरकार इस तरीके के आदेश से पेड़ पौधे काटने का नहीं दे तो आम जनमानस सड़कों में क्यों आएगा? कल कहेंगे कि भाई जनता जो है कि सरकार की छवि खराब कर रही। ये तो सरकार में बैठे हुए मोहंदों को समझना चाहिए कि हमको ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करनी है जिससे आम आदमी को सड़कों पर आना पड़े। अगर आम आदमी सड़कों पर आए तो कहीं ना कहीं जो सरकार की फजीहत भी होगी। तो इसलिए जो कार्य योजना किए जाते हैं उस लोकल स्थान के लोगों को लेकर के, देश के किसी कोने की भी बात मैं करता हूं, तो उन आदमियों को लेकर के एक रूपरेखा तैयार कर देनी चाहिए कि यार वहां पर इस तरीके के विकास होना है, इतने पेड़ों को कटेगी, ये सब क्या क्या। आम जनमानस की राय क्या होती है? आप ऊपर से थोप देंगे हम पे। अगर हम पर थोपेंगे तो जरूर जो है कि आज बड़े बड़े जो देश में आंदोलन हुए हैं वो बिल्कुल जो है कि मजदूर वर्ग ने किए, क्योंकि वो कितना सहेगा, कितना सहता रहेगा, इतना सहेगा नहीं ना, क्योंकि उसे भी कल उसका भविष्य है, कल उसके बच्चों का भविष्य है, कल जो है कि जिसके लिए वो काम कर। हमारे तो अधिकतर खान पान जो खेत खलिहानों से चल जा रहे हैं, बदलते हुए मौसम के कारण आज बड़ी विषमताएं आ रहे हैं हमारे सामने। किस तरीके से दुनिया जिएगी, किस तरीके से हमारा पहाड़ का आत्मा जोड़ेगा। हमने कई इस मूवमेंट जोड़े हैं, हमने कहा पेड़ पौधों को भावनात्मक से जोड़िए, आप भावना से जोड़िए आप। उसमें सरकार की प्राथमिकता होने, सरकार की योजनाएं होने चाहिए, धरातल पर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात ऋतु आ गई है तो निश्चित हमने पेड़ पौधे लगाए थे तो अगले बरसात आने तक वो लापता, और उसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी निहित होने चाहिए। मेरा पेड़ मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष मेरा मित्र बना के लगाए। एक पेड़ मित्र रूप में, अपना दोस्त रूप में, अपने शादी की सालगिरह पर लगाइए, अपने बच्चे के जन्मदिन पर लगाए, अपने पारिवारिक कार्यक्रम में लगाए। जब पेड़ पौधों के साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता होगा, हम उन पेड़ पौधों का सुरक्षा करेगा। उन्नत जी, हम पहाड़ के लोग हैं, हमको मालूम है कि पेड़ पौधे कितने हमारे लिए महत्व हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन के रूप से हमने देखे हैं, हमारे जलाओ के लिए लकड़ी मिलती है, हमारे पशुओं के लिए चारा मिलता है, हमारे आप तो लैंटर वाले मकान बनने लगे। पहले तो हम जो कि सरियों के बदले बल्लियां डाला करते थे, जंगलों से मिलते हैं जी। कई आवश्यकता की पूर्ति हमारे जंगलों से होते। आज जंगल धधक रहे हैं, आग लग जा रही है, पेड़ पौधों का दोहन किया जा रहा है। तो इसके लिए दो से एक आम आदमी को भी नहीं मान सकता। आम आदमी कितना चाहेगा, कितना चिल्लाएगा, कितना सड़कों पे आते रहेगा। ऐसे स्थितियां पैदा ही क्यों करें हम? क्यों ना उसके लिए पहली सॉल्यूशन निकाला जाए। जो बैठे हुए हैं सत्ताधारी है, जो बड़े बड़े उसमें बैठे हैं, आप पैनल जब बनाते उस पैनल में लेकर ना उस स्थान के लोगों को लोग हैं। पहाड़ की अगर बात है, पहाड़ के व्यक्ति को लीजिए, हिमालय के जड़ वाले व्यक्ति को लीजिए। हिमालय का वाला व्यक्ति का जड़ वाला व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन को यापन करता है, किस तरीके से जीना जी रहा है वो, ऐसे व्यक्तियों को लाइए ना आप, ऐसे व्यक्ति के विचार सुनिए ना आप, उसकी विजन क्या है। दिल्ली में बैठे हुए और नीचे बैठे हुए व्यक्ति पहाड़ के बारे में नहीं जान सका। मेरे से पूछे कोई कि मैदानी क्षेत्र में किस है, जो मैंने किताबों में पढ़ा होगा वही मैं बता सकता, लेकिन धरातलीय निरीक्षण के आधार पर पहाड़ की हर बात को ऑथेंटिक तरीके से मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस मिट्टी में, इस ग्रामीण क्षेत्र में जन्मा हूं, गांव में जन्मा हूं, जिसको पूरे जो कि गमाड़ी कहते हैं लोग गांव में, ऐसे जगह में हम गया। आज जंगली हमको क्यों कहा जाता है? जंगली इसलिए कहा जाता है, हमारे पुरखों ने जंगल बचा के रखे हैं, हमारे पुरखों ने जंगलों का निर्माण करके रखा गया। हमें खुशी होती है, हमें गुस्सा नहीं आता, गुस्से होते कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे जंगल बना कर गए, हमें एक जंगली का नाम मिला है यहाँ। तो देवभूमि उत्तराखंड जैसे यहाँ का है ऐसे है। अगर ये बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर देश के किसी कोने में भी अगर इस तरीके पेड़ पौधों का दोहन होगा तो निश्चित तरीके देवभूमि मेरे पहाड़ उत्तराखंड लोग चिपको आंदोलन के राह पर आगे चलेंगे, तो उसकी खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगी ये सरकारें जाने और वो नीति निर्माता जाने जो इस तरीके की नीतियों को बना करके समाज के बीच में ला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जज्बा जरूरी है कहीं ना कहीं, अगर हमें पर्यावरण बचाना है तो। आपके पास आ रही हूँ धीरज जी, हम अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि अपने एंड से भी हम कुछ कोशिशें कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन शैली, जो पूरा रूटीन हमारा रहता है, उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं सामान्य रूप से? थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि लोग अपने अपने जो आदतों से मजबूर रहते हैं। जो जैसा रहता है वो उसी में रहना चाहता है, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे मैदान का हो। तो अपनी आदतें कोई नहीं छोड़ सकता। तो ये जरूर कर सकते हैं कि हम लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं जिससे कि वैसे अगर एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ असर पड़ता है उनको ना करें, पर
ऐसी कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं हम कर सकते हैं कि जिससे कि लोगों को अपना व्यवहार चेंज करें, जिसकी वजह से व्यवहार तो चेंज करना ही है, क्योंकि हमको प्रकृति से जुड़ना है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमको प्यार करना है, प्रकृति को प्यार करना है, प्रकृति के पत्थरों को, चट्टानों को प्यार करना है, वहाँ के पौधों को प्यार करना है, वहाँ के पानी को प्यार करना है। और तभी हम उसका, और जब हम प्यार करेंगे तब हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से ईला जी इको फ्रेंडली, क्योंकि हम लोग बढ़ावा तो देते हैं चाहे सामान की बात करें हम लोग, लेकिन वो इको फ्रेंडली का जो एक मानसिक रूप से हम लोग उसको उसके लिए कितना तैयार हैं, आपको कैसा लगता है? धीरे धीरे हमने देखा है कि समाज ये बात समझने लगी है कि अपने अपने घर में जो कूड़ा जमा होता है उसको अलग अलग करना है, और गीला जो किचन का वेस्ट होता है उसको अलग करना है, या तो उसका खाद बना देना है या तो उसको अलग पैकेट में डाल के डालना है। प्लास्टिक का प्रयोग अभी भी पूरे देश में बहुत ज्यादा हो रहा है, और जितना भी सरकार ये बैन लागू करती है उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली उत्तराखंड से, जहाँ पर से मैं अभी बोल रही हूँ। मैं उत्तराखंड की हूँ, और हमने देखा है कि अब मेरी उम्र 36 हो गई है, और बचपन में कितना कम प्लास्टिक होता था, और अब के टाइम पे हर एक गांव के आसपास इतना प्लास्टिक पड़ा रहता है और वो नदियों में जा बिल्कुल। रहा है। तो लोगों ने हर एक गांव में एक ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि बिल्कुल, कुल कूड़े का मिलाकर लोगों को अच्छा भी जागरूक असली रहना चाहिए और कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग अपनी हो। तरफ से जितना हो सके योगदान पर्यावरण के लिए करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे जी। साथ जुड़ने के लिए। सत्ता के टेम्परेचर मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।